साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ है। आज हमारा 14वां टेस्ट है। 13 टेस्ट हो चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के भी टेस्ट में हम जीएस के फुल टेस्ट में शामिल करेंगे, यानी जनरल स्टडीज़ के सारे प्रश्न रहेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल सारे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और 14वें टेस्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज ज़रूर ये टेस्ट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, और कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। पहला कथन है, अबुल हसन बिशन दास मनोहर और गोवर्धन मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है, मुगल चित्रकला शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंची। दूसरा गलत है, क्योंकि शाहजहां के समय नहीं बल्कि किसके समय, जहांगीर के समय। जहांगीर के समय ये जो है अपने चरम पर पहुंची थी। तीसरा है, मुगल काल में निहाल चंद की देखरेख में कांगड़ा कला का विकास हुआ। तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगल काल में नहीं बल्कि मुगल काल के पतन के बाद, जब मुगल काल का पतन हो गया उसके बाद कांगड़ा कला का विकास हुआ। कांगड़ा कला क्या है, एक तरह की जो है पेंटिंग की चित्रात्मक कला है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है। किस क्षेत्र से कौन से व्यक्ति संबंधित है, सही सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें से जो है सितार, सितार किससे संबंधित है, रविशंकर से। ठीक है, सितार संबंधित है रविशंकर से। उसके बाद वीणा वादक, वीणा वादक जो है संबंधित है हमारे सादिक अली खान। किससे, सादिक अली खान। सरोद, सरोद जो है संबंधित है अली अकबर खान। किससे, अली अकबर खान। और पखावत जो है अयोध्या प्रसाद से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। थोड़े और जान लीजिए। वीणा वादक सादिक अली खान, पखावज अयोध्या प्रसाद, रविशंकर सितार, अली अकबर खान सरोद, उस्ताद बिंदा खान सारंगी, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, जयंत नायडू तंबूरा, जाकिर हुसैन तबला। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेते हैं सुमेलित करने के लिए। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि डोनबास, डोनबास क्या है, दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक बड़ा खनन और औद्योगिक क्षेत्र। बिल्कुल सही है। डोनबास जो है वो है दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक बड़ा खनन और औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद डोनबास दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का एक हिस्सा है, ये भी सही है। ठीक, तीसरा है, यह क्षेत्र अपने विशाल लोहा भंडार के लिए जाना जाता है। गलत है, क्योंकि डोनबास जो है लोहा के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि यह कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। किसके लिए, कोयला भंडार के लिए। ठीक, याद रखिएगा, भंडार के लिए। तीसरा हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, पहला और दूसरा। ठीक, डोनबास औद्योगिक क्षेत्र में डोनेस्टक्स और लुहांस्क के अधिकांश यूक्रेनी ओब्लास्टी प्रांत शामिल हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तबकात नासिरी के रचनाकार हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिए। इसके रचनाकार है निज़ामुद्दीन सिराज। ठीक है, तबकात नासिरी पुस्तक निज़ामुद्दीन सिराज द्वारा रचित है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सुल्तान के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही है। ऐसे प्रश्नों को जरूर याद करके जाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों को कालानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, जैन तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कालानुक्रम इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 2 4 3, यानी पहले अजीतनाथ आते हैं, फिर शंभवनाथ आते हैं, फिर उसके बाद अभिनंदन नाथ आते हैं, फिर सुमित नाथ आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं ऋषभदेव या ऋषभनाथ। ठीक है, तो पहले नंबर पे ऋषभदेव या ऋषभनाथ, फिर अजीतनाथ, फिर शंभवनाथ, फिर अभिनंदन नाथ और फिर सुमित नाथ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे कालक्रम याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला कथन है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट का अपरदन अधिक हुआ है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, श्री सैलम बाघ रिजर्व पश्चिमी घाट के नल्ला मल्ला पहाड़ियों में स्थित है। तो दूसरा भी हमारा जो है दूसरा गलत है। ठीक है, श्री सैलम बाघ रिजर्व जो है नल्ला मल्ला की पहाड़ी में नहीं है, बल्कि श्री सैलम बाघ रिजर्व पूर्वी घाट की नल्ला मल्ला पहाड़ी में स्थित है, ना कि पश्चिमी घाट। ये जो यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है, यही देखिए, थोड़ा सा एग्जाम में देखना है कि क्या लिखा है। फिर अगला है, पालनी, शेवराय और जवादी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सही है हमारा, तो ऑप्शन हमारा जो है डी हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो वो सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये जरूर याद करके जाइएगा। जानी मानी लेखिका हैं गीतांजलि श्री, इन्हें जो है वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ठीक है, यानी रेत समाधि। ठीक है, हिंदी में पूछा जा सकता है रेत समाधि, वो ज़रूर याद करके जाइएगा। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब मतलब होता है समाधि, सैंड मतलब होता है बालू। ठीक है, ठीक, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से सुनिए प्रश्नों को। अरे अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान या पीएच वैल्यू होता है। तो इसका पीएच वैल्यू 8.3 होता है। ठीक है, ठीक, ये ज़रूर याद रखिएगा। अभी कुछ पीएच मान मैं आपको बताए दे रहा हूँ, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, जल का पीएच मान कितना होता है, जल का 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू का पीएच मान 2.4, NaCl का पीएच मान 7, शराब का पीएच मान 2.8, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच होता है। ठीक है, क्योंकि जब देखते हैं मानव मूत्र को तो कभी पीला निकलता है, कभी वाइट निकलता है। तो जितना ज़्यादा पीला होगा उतना ज़्यादा पीएच मान कम होगा, और जितना ज़्यादा वाइट होगा उसका पीएच मान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ज़रूर याद रखेगा। फिर समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होगा। आंसू का पीएच मान 7.4 होगा। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होगा। शैम्पू का पीएच मान 7 पॉइंट से 10 पॉइंट के बीच होगा, और बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा है निम्नलिखित में से कौन से देश तापी पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा है। ये दरअसल करंट अफेयर्स है, ये हमारा 4 साल पुराना है। तापी परियोजना बहुत पहले शुरू की गई थी। तापी परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, ये एशियाई विकास बैंक की मदद से इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तुर्कमेनिस्तान से वो जो है पाइपलाइन आएगी, और पाकिस्तान होते हुए भारत जो है वो पाइपलाइन आएगी। तुर्कमेनिस्तान के गलकी नेस गैस क्षेत्र से शुरू होकर पाइपलाइन अफगानिस्तान में कंधार, हेरात, पाकिस्तान में क्वेटा, मुल्तान के रास्ते भारत के फाजिल्का शहर तक जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में कौन सा सही सुमेलित है। पहला है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, यह भी सही है। फार्मिक एसिड नेटल नामक पौधों के रोए या कांटों में पाए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। फार्मिक एसिड चींटियों में भी पाए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। और नेटल नामक पौधों में भी पाए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो तीनों सही हैं, मतलब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सुमेलित है। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो आंवला अमरूद में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, याद रख के जाएगा।
भारत का स्थान 150वां है। ठीक है, नॉर्वे प्रथम नंबर पे है, डेनमार्क दूसरा, स्वीडन तीसरा, एस्टोनिया चौथा और फिनलैंड पांचवा है। ठीक है, उत्तर कोरिया ने 180 देशों की सूची में सबसे नीचे रहा, यानी उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जहाँ का किम जोंग उन है, वो सबसे नीचे है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। भारत 150वें स्थान तथा रूस को 155वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 30 अंकों की बढ़त के साथ 76वें स्थान पर पहुंच गया है। सूचकांक ने पाकिस्तान को 197वें, श्रीलंका को 146वें, बांग्लादेश को 162वें और म्यांमार को 176वें स्थान पर रखा है। चीन 175वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखवार बांध और व्यासी बांध निम्नलिखित में से कौन नदी पर है? तो लखवार बांध और व्यासी बांध जो है ये है यमुना नदी पे। ठीक है, यमुना नदी पर है लखवार बांध, व्यासी बांध। कावेरी नदी पे है कृष्णा राजा सागर डैम, कल्लई, मेट्टूर। ठीक है, और गोदावरी नदी पे है निजाम सागर, श्री राम सागर, बाली मेला जलाशय। ये तीनों बांध जो है गोदावरी पे हैं। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, किनकी सीमाएं यूक्रेन के साथ लगती हैं? अब देखिए ये प्रश्न यहाँ इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स का सवाल है लेकिन डायरेक्ट इसने पूछ लिया कि यूक्रेन के साथ किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं। तो यूक्रेन की सीमाएं लगती हैं बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया से। ठीक है, जब आप वर्ल्ड मैप उठा के देखेंगे तो उसमें जो है हमको दिखेंगे यूक्रेन के साथ बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। कीव देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सम्मेलन के फलस्वरूप इबर्ड, गेट और IMF की स्थापना की गई? तो इनकी स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंध हेतु 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गेट आदि संस्थाओं की स्थापना की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का लोक नृत्य है? अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो इसमें हो जाएगा कारागम। कारागम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य का उद्भव तंजाउर ग्राम में हुआ था। नृत्य में सिर पर मटकों की पंक्ति रखे हुए हाथों एवं शरीर की कठिन भाव भंगिमाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? पहला है हमारा ऑप्शन शामिल है। ठीक है, शामिल है पूछा है। पहला है हमारा कि जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था बिल्कुल शामिल है DPSP में। ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी शामिल है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन्य जीव की रक्षा ये भी शामिल है। कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण ये शामिल नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना ये भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो समान जो है क्या लिखा है? पहला समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो है हमारा 39 का में है और 39 में है। ठीक है, ये याद रखिएगा 39 का में है। ठीक है, फिर दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन किस में है? तो ये है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद पूछा है पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण का संरक्षण है 48 का काम है। ठीक है, 48 का काम है। उसके बाद है अगला वन कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये आपका है अनुच्छेद 50 में। किस में? 50 में।
ठीक है, तो ये 4 हमारे ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही हैं, 5वां गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना डीपीएसपी में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जमींदारी एसोसिएशन ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे, तो उसके संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। जमींदारी एसोसिएशन व्यापक रूप से लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जानी जाती थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में 1838 में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए हुई थी। इस एसोसिएशन के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य जमींदार सहयोगी थे। यद्यपि लैंड होल्डर सोसाइटी के उद्देश्य सीमित हैं, लेकिन इसमें संगठित राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की। जमींदारी एसोसिएशन पहली सभा थी जिससे संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और अपने कष्टों को दूर करने के लिए संवैधानिक तरीकों का प्रयोग किया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, और पूछा गया है किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, बहुत आसान प्रश्न है। सेब में मैलिक अम्ल। गोल्डन धान में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, सिरका एवं अचार में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल जल में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं निज़ामुद्दीन अहमद। ठीक है, तबकात ए अकबरी मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। मुगल दरबारी और इतिहासकार निज़ामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को फारसी में लिखा था। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसे तबकात अकबरी और तारीख निज़ामी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। पहला कथन हमारा कहता है कि चिल्का झील एक खारे पानी की लैगून झील है। बिल्कुल, चिल्का झील खारे पानी की लैगून झील है। दूसरा है, कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा सही है। तीसरा है, लोकटक झील त्रिपुरा में है। गलत है, लोकटक झील मणिपुर में है, ये सब कोई जानता है। ठीक है, मणिपुर। लोकटक झील में एक वन पाया जाता है जिसे जो तैरता हुआ वन है, केबुल लामजाओ। ठीक है, उसका नाम है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है? सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है? तो सोलर जियो इंजीनियरिंग है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ वैज्ञानिक द्वारा धूप की तीव्रता को कम करने की तकनीकी। ठीक है, ये याद रखेगा। पूछा जा सकता है SRM यानी सौर विकिरण प्रबंधन क्या है? तो यही है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ वैज्ञानिक द्वारा धूप की तीव्रता को कम करने की तकनीक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लम काली निम्नलिखित में से कौन से राज्य के सांस्कृतिक उत्सव है? ये चर्चा में रहता है हमेशा। तो वल्लम कल्ली है केरल का। ये एक प्रकार की जो है नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है। ठीक है, सर्प नौका दौड़ है जो हर वर्ष अगस्त के महीने में वेबनाड झील में आयोजित की जाती है। वेबनाड झील को वेबनाड कायल, वेबनाड कोल, पुन्नमदा झील और कोच्चि झील के नाम से जाना जाता है। यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ पुस्तक दिए गए हैं, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। कौन सी पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक। ठीक, कर्पूर मंजरी के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर हैं। मिताक्षरी के रचनाकार हैं तो कौन है? तो विघ्नेश्वर हैं। और कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्स्यायन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। और कुछ प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उनके बारे में जान लीजिए। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचनाकार हैं हर्षवर्धन। कर्पूर मंजरी के हैं राजशेखर। इंडिका के हैं मेगास्थनीज।
चरक संहिता के हैं चरक, सुश्रुत संहिता के हैं सुश्रुत, मृच्छ कटिकम के हैं शूद्रक, संगीत रत्नाकर के हैं सार्गदेव, मिताक्षरी के हैं विघ्नेश्वर, किरातार्जुनीयम के हैं भारवी, पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा, न्याय भास और कामसूत्र के हैं वाष्यायन, काव्यादर्श 10 कुमार चरित के हैं दंडी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है जिससे चीन द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके तहत चीन ने लगभग 70 देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने की योजना बनाई है। दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2022 तक 146 देशों द्वारा जो है BRI पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिलालेख सही सुमेलित है। ठीक है, शिलालेख दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया है। पहला शिलालेख है, शिलालेख जो है 7वां है। शिलालेख 7वां कहता है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। सही है। शिलालेख 11वां कहता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। सही है। शिलालेख 5वां कहता है कि सच्ची भेंट शिष्टाचार के विषय में उल्लेख किया गया है। गलत है, क्योंकि ये ऐसा जो है द्वितीय शिलालेख में जो है दिया गया है। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु की चिकित्सा व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। ठीक है, धर्म महामात्रों की जानकारी है, ना कि सच्ची भेंट व शिष्टाचार के बारे में। ठीक है, 7वें व 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है और 11वें शिलालेख में जो है धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे तीसरा गलत है। शिलालेख दूसरे में है, इसमें मनुष्य और पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चौथा हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है इस प्रकार हो जाएगा। देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं गलत दिए गए हैं। इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही सुमेलित है। अच्छा पूछा है, तो इसमें सही सुमेलित है 1 2 4। तो ऑप्शन जो है, अच्छा दूसरा शिलालेख जो है शिलालेख 11वां सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन ही हमारे गलत दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 2 4, 1 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। जरूरी नहीं कि टेस्ट सीरीज में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही हो, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ लेखक है, एक तरफ कृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको 1.2 या 1.25 पे या 1.5 पे आप जो है स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी लगेगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, लेखक एक तरफ है, एक तरफ कृतियाँ हैं। सरोजनी नायडू जो है सरोजनी नायडू किससे संबंधित थी? तो सरोजनी नायडू पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग से संबंधित थी। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद लाला लाजपत राय अल हिलाल से नहीं है। अल हिलाल का जो है संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गलत है। ठीक है, फिर सुभाष चंद्र बोस डिवाइडेड इंडिया का जो है संपादन नहीं किया था। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, तो तीसरा चौथा हमारा गलत है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एजोला और नील हरित शैवाल एल्गी कौन से जैव उर्वरकों के प्रकार हैं? ये पूछा है। एजोला, नील हरित शैवाल और एल्गी। पहला ये भी नील हरित शैवाल है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम ये भी है। एक्टिनोराइजा और ऑसिलेटोरिया ये भी है। एनाबिना और नास्टाक ये भी है। मतलब चारों जो है क्या है? जैव उर्वरक हैं।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एजोस्पाइरिलम क्या है? तो ये अभी पीछे ही मैंने बताया, तो ये है जीवाणु है एक प्रकार का, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक सूक्ष्म जीवाणु है जो गैर दलहनी फसलों के लिए लाभकारी होता है। यह सूक्ष्म जीवाणु भी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ पादप वृद्धि हार्मोन का स्राव करते हैं, जो अंकुरण के लिए पौधों के वृद्धि तक लाभकारी होते हैं। तो ये एक तरह का जैव उर्वरक भी है जो कि जीवाणु है। ठीक, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है इकोनॉमिक्स से है। पहला कथन कौन सा सही है ये पूछा है। पहला कथन हमारा कहता है कि शेयरधारी कंपनी का हिस्सेदार मालिक होता है, वहीं ऋणपत्र डिवेंचर धारक केवल कंपनी को ऋण देता है और उसका हिस्सेदार नहीं होता है। सही है। शेयर कंपनी की पूंजी का अंग है और कंपनी इसे वापस करती है। गलत है। ऋण पत्र के आधार पर लिया गया ऋण निश्चित अवधि के अंत में कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाता है। ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए शेयर के स्थान पर ऋण पत्र यानी डिबेंचर जारी करती हैं। ठीक है, यह ऋण पत्र आम जनता में, जिसमें शेयरधारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं। कंपनियां निश्चित अवधि के लिए ऋण लेती हैं और उस पर निश्चित दर से ऋण पत्र धारकों को ब्याज अदा करती है। ऋण पत्र पर जारी अवधि लिखी रहती है। शेयर कंपनी की पूंजी का अंग है और इसे कंपनी वापस नहीं करती है, जबकि ऋण पत्र के आधार पर लिया गया ऋण निश्चित अवधि के अंत में कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाता है। जहां शेयरधारी कंपनी का हिस्सेदार मालिक होता है, वहीं ऋण पत्र धारक केवल कंपनी को ऋण देता है और उसका हिस्सेदार नहीं होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक, ये चीज़ आप एक सीरियल आता है सोनी लिव पे, शार्क टैंक, उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप से पहला भारतीय बैंक है जिसका संचालन एवं प्रबंध भारतीय द्वारा किया जाता था? तो वो है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। शुद्ध रूप से यह पहला भारतीय बैंक था जिसका संचालन एवं प्रबंधन भारतीय द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य पूछा है। क्या पूछा है? वित्त आयोग के कार्य। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला है केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के भाग आवंटन के बारे में सिफारिश करना। सही है। दूसरा है भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करना। दूसरा भी सही है। तीसरा है सुदृढ़ वित्तीय हित में प्रधानमंत्री द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करना। तीसरा गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? बहुत आसान प्रश्न है। तो जीएसटी लागू किया गया 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 से। ठीक है, 2016 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक तरफ संस्था दिए गए हैं, एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, कौन से संस्था के संस्थापक कौन है? पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। सही है। इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। ये भी सही है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। ये भी सही है। ढाका अनुशीलन समिति, सूर्य सेन नहीं है। ढाका अनुशीलन समिति जो है सूर्य सेन नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा स्थित चिल्का झील है। बिल्कुल सही है। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। यह भी सही है। अब तक भारत में अब तक कुल 75 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है होमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु होता है। तो यह जीवाणु किससे होता है? ये होता है काली खांसी। ठीक है,
यह रोग होमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों को होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका यानी डीपीटी लगवाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है? लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी होती है रेड सॉइल। यह मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात रोगों यानी कॉन्जिनेटियल डिसीज के उदाहरण हैं? तो जन्मजात रोग कौन से होते हैं? वो होते हैं ओठ का कटना, विदाणु तालु और पाँव का फिरा होना। ये जो है क्या है, जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है, इन रोगों का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है, जैसे ओठ का कटना, विदीर्ण तालु और पाँव का फिरा होना। ठीक है, आदि जन्मजात रोग के उदाहरण। जन्मजात रोग निषेचित अंडाणु की गुणसूत्रीय संरचना में कमी या गर्भाशय स्थित शिशु पर आघात पहुंचने के कारण भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गगनयान इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसे लॉन्च का होने की उम्मीद है। तो ये लॉन्च होगा 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। गगनयान इसे इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन है। इसके 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने मिशन में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने के लिए रूस से रॉसकॉमोस से अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एचएएल ने क्रू मॉड्यूल का डिज़ाइन और निर्माण किया है। डीआरडीओ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन, पैराशूट और अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध करवाएगा। और जब वे अंतरिक्ष में होंगे तब डीआरडीओ चालक दल के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। भारतीय नौसेना और इसरो ने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ रिकवरी परीक्षण किए। सिमुलेशन इसरो की जल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन की गई थी। इस आयोग में सदस्य होते थे, तो इसमें होते थे वर्तमान अथवा पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, यह पूछा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, जो आयोग के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये सारे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है कि राज्य में राज्यपाल की स्थिति वही है जो केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की है। बिल्कुल सही है, रबर स्टैम्प ऐसे ही नहीं बोला जाता। दूसरा है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये भी सही है। तीसरा है, राज्यपाल को पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है राज्यपाल को जो है 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। वह स्वयं भी त्याग पत्र दे सकता है। प्रत्येक राज्यपाल अथवा प्रत्येक वह व्यक्ति जो राज्यपाल पद को ग्रहण करता है उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है शपथ लेनी पड़ती है, ना कि राष्ट्रपति के सामने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक के दौरान तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है? तेलुगु साहित्य था कृष्णदेवराय के समय। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 में अपनी मृत्यु तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे। ठीक है, 8 महान कवि यानी अष्टदिग्गज थे। कृष्णदेवराय के शासन को तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अष्टदिग्गज कौन कौन थे? अल्लासानी पेद्दाना, नंदी थिम्मन, मद्यागरी मल्लाना, अय्याल राजू, राम भट्टू, पिंगली सूरन्ना, रामराज भोसडोडू और तेनाली रामकृष्ण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के सीमावर्ती भारतीय राज्य हैं। तो बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और
असम। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामसर संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला है, 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई जिसे रामसर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाल ही में ठाणे क्रीक यानी महाराष्ट्र और कांजी कलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु को इस संधि के तहत रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, एक तरफ कलाकार दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन से शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी जो है संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति से। फिर उसके बाद जो है भरतनाट्यम संबंधित है रुक्मणी देवी से, कथक संबंधित है सितारा देवी से, और ओडिसी संबंधित है किरण सहगल से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमको याद रखने हैं प्रश्नों को। ये प्रश्न जरूर देख के जाइएगा कौन किससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो अमृत धरोहर योजना संबंधित है आर्द्रभूमि के संरक्षण से। ठीक है, अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि के संरक्षण से। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी ये सवाल है, जरूर याद करके जाइएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ग्लेशियर पूछ रहा है, कौन सा ग्लेशियर है जो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है? तो वो ग्लेशियर है सियाचिन, यारकंदरिमो और बाल्टोरो। ठीक है, ये तीनों ग्लेशियर जो है सिया काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ है था 1529 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। फिर दूसरा है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध होता है 1527 में। ठीक है, 1527 में होता है, जिसमें जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुई, जिसमें बाबर की विजय हुई। फिर चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। कब? 1528 में। इसमें जो है बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। ठीक, फिर उसके बाद अंत में आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है 1539 में। ठीक है, 1539 में। तो चौसे के युद्ध में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन देखने से लग रहा है कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गिब्सन और बार्बरटन मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? गिब्सन से ही जान गए होंगे किस देश में है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है गिब्सन और बार्बरटन है। अब कुछ मरुस्थल मैं आपको जो है सूची बता दे रहा हूँ, कुछ मरुस्थलों के नाम बता दे रहा हूँ कहाँ अवस्थित है, वो ध्यान से सुनिएगा। काराकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में। सहारा क्षेत्र में है उत्तरी अफ्रीका। बार्बरटन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। नाफुद है हमादा क्षेत्र सऊदी अरब में। गोबी क्षेत्र है मंगोलिया और चीन में। कालाहारी है बोत्सवाना में। तकला मकान है चीन के शिकिंग प्रांत में। और सोनो रन क्षेत्र है अमेरिका से मैक्सिको में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है? नियोप्रीन विशिष्ट रबर होती है, सही है। ऑक्सीजन होती है प्लांट हार्मोन, ये भी सही है। एस्ट्रोजन जो है पुरुषों से संबंधित हार्मोन नहीं होता है। एस्ट्रोजन होता है जो है किससे संबंधित? एस्ट्रोजन होता है महिलाओं से संबंधित हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है महिलाओं से संबंधित हार्मोन होता है, यह महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। यह भी वसा कोशिकाओं और अधिवृक्त ग्रंथि द्वारा निर्मित है। यह प्रजनन, मासिक धर्म चक्र और रजनोवृत्ति जिसे मेनोपॉज के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
पौधों में मुख्यतः 5 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से जान लीजिए। पहले तो होता है ऑक्सिन्स, फिर दूसरा गिबरेलिंस, फिर साइटोकाइनिन, फिर है अब्सिसिक एसिड और एबीए, एथाइलिन, सेरोटीन जो है, ये इतने जो है हमारे प्लांट में जो है हार्मोन पाए जाते हैं। फिर सेरोटीनिन मनोदशा से संबंधित हार्मोन है, तो हमारा डी सही है, सी हमारा गलत है। ठीक है, सुमेध नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य कौन सी जीव जंतु के लिए सुप्रसिद्ध है? तो भीतरकनिका जो है सुप्रसिद्ध है खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। ठीक है, ये भीतरकनिका उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में है। भीतरकनिका ब्राह्मणी, बैतरी और धामरा और महानदी नदी प्रणालियों के मुहाने में स्थित है। यह उड़ीसा के एक बेहतरीन जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। यह अपने मैंग्रोव, प्रवासी पक्षियों, कछुओं, मुहाना के मगरमच्छों तथा अनगिनत खाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। बहुत आसान प्रश्न पूछा है। तो पहला है नीलगिरी, एकदम बिल्कुल लगा के चले आइएगा, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया। ठीक है, 1986 में स्थापित किया गया था नीलगिरी को। ठीक, ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये होता है IMF द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जनवरी में ये जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2022 में 6.8% से घटकर 2023 में 6.1% की उम्मीद है। साथ में ग्लोबल इकोनॉमी की दर घटकर 2.9% रहने की उम्मीद है। एशियाई क्षेत्र में विकास दर के अनुमान के बारे में कहा गया है कि वर्ष 2023 में विकास दर 5.3% रहने की उम्मीद है, जबकि वर्ष 2024 में 5.2% रहने की उम्मीद जताई गई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। सही है। मनुष्य इसे कान से सुन सकते हैं। गलत है। पराश्रव्य तरंगे जो है मनुष्य नहीं सुन सकते। ठीक है, इसके लिए कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो है होते हैं जो इन तरंगों को सुनते हैं। इनका तरंगदैर्घ्य छोटे होने के कारण इन्हें एक पहले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है अशोक के प्रमुख शिलालेखों और उसमें वर्णित विषय के संदर्भ में पूछा गया है। एक तरफ शिलालेख है और एक तरफ विषय है। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो दूसरा शिलालेख है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, अभी पीछे मैंने बताया। फिर पांचवा है धर्म महामात्रों की नियुक्ति, पांचवा हो गया। फिर 11वां है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, गलत है। 11वें शिलालेख में दिया गया है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, ना कि तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, फिर 6वां है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, तो ये सही है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है। अब शिलालेखों की बात हो ही रही है बार बार, तो एक बार मैं बता देता हूँ। जो है 13 शिलालेख थे अशोक के। 13 शिलालेख में क्या क्या था ये जरूर जान लीजिए। ठीक है, तो पहला शिलालेख इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। फिर चौथा शिलालेख आता है, इसमें इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6वें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें में इसमें जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है।
नवां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के समान की बात की गई है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है कि 13वें शिलालेख में क्या है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। कबीर निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे। पहला है, ठीक है, सही है। दूसरा है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में रामानंद के द्वारा लाया गया था। दूसरा सही है। तीसरा है, नाभादास सगुण संप्रदाय के प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से एक है। तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी तीनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ अवस्थी दे दी गई है। ठीक है, कौन से उद्योग कहाँ पे अवस्थित है। रेशम वस्त्र उद्योग कांचीपुरम में, सही है। पेट्रोल रिफाइनिंग उद्योग नून माटी में है, यह भी सही है। ऊनी वस्त्र उद्योग सूरत में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग सूरत में नहीं है। ऊनी वस्त्र उद्योग हैं धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर पंजाब, कानपुर, श्रीनगर और बेंगलोर तथा मुंबई में। चमड़ा उद्योग कानपुर में है, यह सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सी सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता न लगाने के लिए कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो वो तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनसे जो है हम बहुत कुछ करवा सकते हैं। इनकी जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। इसका उपयोग क्या क्या है, बार बार अगर प्रश्न पूछ रहा है तो ये जानना जरूरी है कि उपयोग क्या है। तो पराश्रव्य तरंगे जो है उपयोग किए जाते हैं संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमारे हो गए ऑप्शन डी। किसके बारे में, पराश्रव्य तरंगों के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला हमारा कथन कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य कार्य कृषि साख उपलब्ध करता है। बिल्कुल सही है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो उनका जो है मुख्य कार्य कृषि साख उपलब्ध कराना है। ठीक है, दूसरा है, कृषि साख को उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड है। दूसरा भी सही है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन हमारा कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था। गलत है। क्यों, क्योंकि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि गैर संवैधानिक संस्था है जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था। इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। प्रधानमंत्री इसके जो है अध्यक्ष और योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। दूसरा ऑप्शन है, कृषि नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर योजना आयोग यानी नीति आयोग का गठन गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया था। तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वांडरर्स किंग एंड मर्चेंट्स पुस्तक के रचनाकार हैं। तो इस जो है पुस्तक के रचनाकार हैं पैगी मोहन। ठीक है, कौन है, पैगी मोहन। लेखिका डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स यानी MBIFL 2023 के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की वह प्रक्रिया है जो संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए तय की गई है। बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता है, किंतु वह अपना त्यागपत्र इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लिखित भारत में संघ एवं राज्य चुनाव के प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो होता है। ठीक है, 5 साल नहीं बल्कि 6 साल। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, केवल पहला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, एक है जो सही सुमेलित है। पहला है कि एमएन राय जन आयोग। गलत है। ठीक है, एमएन राय द्वारा जन आयोग प्रस्तुत की गई थी 1945 में। ठीक, सही सुमेलित है, पहला सही सुमेलित है। ठीक, उसके बाद आते हैं जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जो है गलत है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना सही है। श्री मन्ना नारायण गांधीवादी योजना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ राज्य दिए गए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बिल्कुल आंख मूंद के लगा के आइएगा। ठीक है, उसके बाद वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कहाँ पे? असम में। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा फरीद के शिष्य थे। ये प्रश्न पूछा गया है। तो बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? अलाउद्दीन सबीर और निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो है ऐहोल अभिलेख। कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ऑप्शन बी सही है। ऐहोल अभिलेख के ऐहोल के एक जैन मंदिर की दीवारों में वातापी के चालुक्य शासकों का प्रारंभिक इतिहास एवं इस वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय के विभिन्न विषयों के सूची उत्कीर्ण की गई है। यह एक प्रशस्ति रूप है जिसे ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार साधुओं ने किया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, अपार वैष्णव संत थे जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 6ठी शताब्दी का भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार संतों जो है ने किया। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों ने बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति मार्ग बताते थे। अपार शैव संत न कि वैष्णव संत। तो अपार कौन थे? शैव संत। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन सुदर्शन झील का निर्माण कौन से शासक द्वारा किया गया था? तो ये शासक थे पुष्यगुप्त। ठीक है, सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर सिकंदर के अभियान का परिणाम था। तो उसका परिणाम था
कला के क्षेत्रों में गांधार शैली का विकास हुआ, मुद्रण निर्माण कला का विकास हुआ और भारत की छोटी छोटी रियासतों की समाप्ति हुई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक है। तो इसका बहुत सिंपल जो है आंसर होगा, भूस्खलन के लिए कारक होते हैं झूम खेती, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक दोहन, भूकंप के झटके। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद पुस्तक के रचनाकार हैं, तो उसके रचनाकार हैं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। इसने सिक्कों पर नंदी पर बैठे शिव का अंकन किया है, जो इसके शैव मत के होने का प्रमाण है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सरकार ने 27 सितंबर 2006 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण में भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, साथ साथ 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित करना है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ठीक, कौन से राज्य में कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ठीक, तो रावत भाटा है राजस्थान में, याद रखिएगा रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद काकरपार है गुजरात में। कैगा कहाँ है? तो कैगा है जो है आपका कर्नाटक में, और नरोरा है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिप्लोकोकस नामक जीवाणु होता है, डिप्लोकोकस नामक जीवाणु से होता है। तो डिप्लोकोकस नामक जीवाणु से क्या होता है? तो उससे होता है निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स औषधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ स्थापत्य कला है, एक तरफ मंदिरों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका मतलब एक ही सुमेलित है। पहला है नागर कलिंग शैली कोणार्क मंदिर, गलत है। बेसर शैली कैलाश मंदिर एलोरा, ये भी गलत है। ठीक है, सही सुमेलित, अच्छा सही सुमेलित पूछा है, सॉरी सही सुमेलित पूछा है। तो स्थापत्य शैली मंदिरों के नाम, नागर कलिंग शैली कोणार्क मंदिर है, नागर शैली से बना है। ठीक है, फिर उसके बाद बेसर शैली है कैलाश मंदिर एलोरा। द्राविड़ शैली मल्लपुरम का रथ मंदिर है। उपयोग सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो उसके लिए मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CFC हाइलोजन, ये तीनों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन हमारा कहता है कि यह नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है, गलत है। क्यों? क्योंकि परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है, ना कि नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये गलत ही हो गया। दूसरा है, इसमें अभिक्रिया के नियंत्रित करने के लिए कैडमियम तथा बोरान की नियंत्रक क्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। इस संदर्भ में भारत के निम्नलिखित में से कौन से प्लेट अंतर्गत आता है? तो भारत हमारा आता है जो है
इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो उससे लाभ होते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पूछा जा रहा है, पहला, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला हमारा कथन कहता है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है। बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। बुद्ध ने आत्मा को अनावश्यक कल्पना मानकर उसका निषेध करते हुए मात्र चेतना की अवस्था को स्वीकार किया है। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध दर्शन में कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मिलिंद पन्नों में नागसेन कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का भोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत आसान प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, पहला ही चैप्टर है, पहला चैप्टर ज्योग्राफी खोलेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सतपुड़ा, वासजेस तथा सियरा नेवादा निम्नलिखित में से कौन से पर्वत के उदाहरण हैं। बहुत आसान प्रश्न है, तो ये है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण। ठीक है, धरातलीय भागों में तनाव बल के कारण भ्रंश या दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। भ्रंश के समीप उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दरार या भ्रंश से निर्माण के कारण इसे भ्रंशोत्त पर्वत भी कहते हैं। सतपुड़ा, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। आग्नेय चट्टानों के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है इन चट्टानों की उत्पत्ति लावा या मैग्मा ठंडे होने से हुई और ये रवेदार होती है। सही है। इन चट्टानों में जैविक अवशेष पाए जाते हैं। नहीं, इन चट्टानों में जैविक अवशेष नहीं पाए जाते हैं, ये जरूर याद रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला है। ठीक, कथन हमारा कहता है क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर आधारित होती है। ठीक है, सही है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर आधारित होती है। दूसरा है सुपर कंप्यूटर में उच्च भंडारण घनत्व वाली चुंबकीय बबल स्मृति का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा भी गलत है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षारीय एवं लवणीय ऊसर भूमि में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। तो जो है प्रयोग किया जाता है किसका, पाइराइट का। किसका, पाइराइट का। ठीक है, भूमि सुधारकों से तात्पर्य है उन सभी पदार्थों से है जो मिट्टी की दशा में सुधार लाकर उसे न सिर्फ संवर्धित करते हैं बल्कि पैदावार की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जैसे क्षारीय एवं लवणीय ऊसर भूमि के सुधार लाने के लिए जिप्सम अथवा पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अल हिलाल और अल बगाल के संस्थापक थे। बहुत आसान प्रश्न है, मैंने पीछे अभी बताया, अबुल कलाम आजाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार टी सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए जरूर, एकदम 100% ये आएगा। कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, पूछा है कार टी सेल थेरेपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि इसका उपचार मनुष्यों में रक्त कैंसर के उपयोग के लिए किया जाता है। सही है। इस थेरेपी के माध्यम से कोरोना जैसे विभिन्न वायरसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। गलत है। कैसे कम किया जाएगा,
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन मार्शल आर्ट कलरियापट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल से। कलारीपयट्टू भारत के दक्षिणी सिरे के एक छोटे से राज्य केरल की स्वदेशी प्राचीन मार्शल आर्ट है, लेकिन आज पूरे विश्व में जाना जाता है और इसका अभ्यास किया जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना के तहत मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई? तो वो थे 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो ये हुई थी 1992 से 1997 के बीच। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ओपेक के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसकी स्थापना ईरान, इराक, सऊदी अरब तथा रूस जैसे संस्थापक देशों द्वारा 1972 में तेल संकट के दौरान की गई थी। दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ओपेक में 13 सदस्य देश हैं। ये सदस्य देश अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को जो है सूची को मिलाना है। एक तरफ रोग है, एक तरफ वाहक है। कौन से रोग के वाहक कौन होते हैं ये हमको जानना है। ठीक है, तो पहला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है? तो डिप्थीरिया होता है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से। ठीक है, किससे? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। खसरा रोग का कारक मार्वेली विषाणु है। कौन है? मार्वेली विषाणु। ठीक, अतिसार रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिक लुब्रिकाइटिस नामक अंतः परजीवी प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ होता है एक तरह का। फाइलेरिया होता है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला हमारा कथन कहता है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। बिल्कुल सही है। निजामुद्दीन औलिया कादरी संप्रदाय से संबंधित थे। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, ना कि कादरी, चिश्ती। ठीक, अमीर खुसरो निजामुद्दीन के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। तो तीसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। पहला और तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया गया है गाजियाबाद को। ठीक है, कौन सा शहर हो गया? गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 के लिए किसे चुना गया? कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 देखिए अभी हाल ही में हुआ और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा इस सम्मेलन में सहभागी देश सिंगापुर और नीदरलैंड थे। केवल तीसरा सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी दोनों क्यों गलत है? क्योंकि जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आयोजन 10 फरवरी को राजधानी लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये जो है
अंतिम सप्ताह जो है जनवरी लिखा है वो नहीं है। ठीक, ये ज़रूर याद रखिएगा। 10 फरवरी को राजधानी लखनऊ में हुआ था। और दूसरा, इस सम्मेलन में निवेश के सर्वाधिक प्रस्ताव पूर्वांचल क्षेत्र को प्राप्त हुए। दूसरा गलत है। ठीक है, पहला भी गलत है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि निवेश के मामले में पूर्वांचल दूसरे स्थान पर रहा, जहां कुल निवेश 29% अर्थात जो है 9,54,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक, और इस सम्मेलन में पार्टनर देश सिंगापुर और नीदरलैंड थे। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुल का 45% अर्थात 14,81,000 करोड़ रुपए को मिला है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रत्येक विकास खंड में एक एक बागवानी मॉडल गांव विकास विकसित होंगे? एक एक बागवानी मॉडल, तो ये होंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में एक एक बागवानी मॉडल गांव विकसित होंगे। इसका निर्देश उत्तर प्रदेश उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अधिकारियों को दी थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। किसको? योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में स्टेटमेंट दिया गया है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यह मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें बाघ, भालू, सांभर, तेंदुआ, हिरण, चिंकार आदि पाए जाते हैं। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ क्षेत्र का विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होगा। तो ये कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसके बारे में ये बात हो रही है? तो वो टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 कितने वर्षों तक लागू रहेगी? तो ये लागू रहेगी 5 वर्ष तक। कब तक? 5 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है 31वां। ठीक है, कौन सा? 31वां। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, फरवरी 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर पहुंच गई है। ठीक है, पहला हमारा सही है। दूसरा है, विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से 25,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। दूसरा सही है। तीसरा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। तीसरा गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ठीक है, तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन जारी करता है। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक। 10 जनवरी 2023 को विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर, कम निवेश, विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो डाई स्काई रिजर्व जो है होगा लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में देश का पहला डाई स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है ताकि खगोल विज्ञान में रिसर्च के लिए एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। यहाँ टेलीस्कोप के जरिए पर्यटक अनंत आकाश की खगोलीय घटनाओं के दीदार कर सकेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सही है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने के लिए करती है। ठीक है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कबीर के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, उन्होंने मूर्ति पूजा की वकालत की परंतु अवतारवाद के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। पहला गलत है। ठीक है, कबीर ने जो है 15वीं शती के भारतीय महान कवि और संत थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। उन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला गलत है। दूसरा है, इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। सही है। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है एक युग्म, ये पूछ लिया है। तो पहला है, रेडियो सक्रिय फास्फोरस अस्थि रोग में इलाज। सही है। रेडियो सक्रिय सोडियम रक्त प्रवाह वेग में मापने में, यह भी सही है। रेडियो सक्रिय आयरन हृदय रोग में, ये गलत है। रेडियो सक्रिय आयरन हृदय रोग में कैसे हो जाएगा। ठीक है। फिर रेडियो सक्रिय आयोडीन थायराइड इलाज में, ये सही है। ऑप्शन हमारा सी जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, क्या कहते हैं, समस्थानिक। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान संख्या का उचित व्यवहार करता है। तो वो होता है, किसी तारे के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ भौतिक राशि है, एक तरफ मात्रक दिया गया है। ठीक है, कौन सी भौतिक राशि किससे संबंधित है, तो विभवांतर जो होती है वो वोल्ट से संबंधित होती है। किससे, वोल्ट से। वोल्ट क्या है, मात्रक है। उसके बाद संवेग की बारी आती है, तो संवेग होता है न्यूटन प्रति सेकंड। ठीक है। आवृत्ति की बारी आती है, तो आवृत्ति होती है हर्ट्ज में। इसमें हर्ट्ज में, और दाब होती है पास्कल में। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धान के अंगमारी रोग का वाहक है। तो धान के अंगमारी रोग का वाहक है जीवाणु। कौन सा, जीवाणु। ठीक है, इस रोग का कारक जैंथीमिनास ओरोजाई नामक रोगाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों के एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। यह स्पॉट बाद में पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्ती ऊपर से मुरझाने लगती है। इस रोग का संचरण मुख्यतः बीज के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। पूछा है, दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने को जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। ठीक है, सही है पूछा है। पहला हमारा है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सही है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, ये भी सही है। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से की गई है। तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर तथा धारा के प्रवाह के अनुपात जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है कहा जाता है विद्युत प्रतिरोध। ठीक, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो वो होता है अनुच्छेद 332। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। आंग्ल समुदाय की विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 338 के तहत इस समुदाय के एक सदस्य का नाम निर्देशित कर सकता है। विधानसभा सदस्य की बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूची को मिलाना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में है यहाँ पे जो है, अच्छा पूछा है मुरलेन, नहीं पूछा है तमिलनाडु से संबंधित कौन सा है, तो इसमें है जो है मुकुरुथी नेशनल पार्क। कौन सा? मुकुरुथी नेशनल पार्क। फिर उड़ीसा में कौन है? तो उड़ीसा में है नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में कौन सा है? तो मिजोरम में जो है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, और पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? राज्य विधानमंडल के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, विधानसभा के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन व समाप्ति कर सकती है। सही है। दूसरा है, विधानमंडलों की निर्धारताएं अनुच्छेद 191 में वर्णित है। दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, बिम्स्टेक के सदस्य देश मुख्यतः अटलांटिक और प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, पहला हमारा सही है। दूसरा है, बिम्स्टेक सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है दूसरा सही है, पहला गलत था। फिर तीसरा है, पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2004 को आयोजित किया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। और इसका जो पहला ऑप्शन था वो गलत था। ठीक है, पहला जो है ऑप्शन जो था वो गलत था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाकी दोनों सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? रिंग ऑफ फायर, ठीक, पूछा जा रहा है। पहला है, यह प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखीय व भूकंपीय श्रृंखला है। सही है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर अवस्थित देश के आर्थिक कॉरिडोर है। ठीक, तो दूसरा क्या सही है? तो दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सत्य हैं? ठीक, पूछा जा रहा है, राज्यसभा की भांति विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। दूसरा है, विधान परिषद
के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए हों तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय में संसद विधि बनाकर 2 या अधिक राज्यों व केंद्र शासित राज्य क्षेत्र के लिए एक ही हवाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, एक तरफ उच्च न्यायालय है, एक तरफ स्थापना दी गई है, मतलब कौन से सन में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना जो है होती है 17 मार्च 1866 को, 1866 को। मद्रास, मद्रास जो है तमिलनाडु पंडिचेरी में है, इसकी 15 अगस्त 1862 को। ठीक है, फिर पटना, पटना जो है बिहार में है और 2 सितंबर 1916। कर्नाटक जो है, कर्नाटक की स्थापना कब होती है, तो 1984 में होती है। ठीक है, कब होती है, 1984 में कर्नाटक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें है जो है 9वीं अनुसूची में, किसमें, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची दी गई है और विषय दिए गए हैं, एक तरफ अनुसूची एक तरफ विषय दिए गए हैं, कौन सी जो है किससे संबंधित है, तो तीसरी है, इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सही है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, 5वीं अनुसूची की बात आती है, तो 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा सत्य है। तीसरा है हमारा 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में होता है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध का उल्लेख है। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा सही है। चौथा में जो है, इसमें देश के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व उल्लेख किया गया। ठीक है, तो चौथा भी हमारा सही है। 5वां है 11वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में इसमें दिया है, यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची हो गई। फिर आती है बात 11वीं अनुसूची की, तो यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय। ठीक है, जुड़ गया। 5वीं अनुसूची मैंने बताया, अनुसूची 5वीं क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के लिए प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब पांचों सही है। ठीक है, हमारे पांचों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। ठीक है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग इन्हीं में से निर्मित होता है।
वह वक्तव्य संदर्भित है, तो वह वक्तव्य किससे संदर्भित है, तो वो है जो है प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और जिला, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य किस बिहार किस जिले में बनाया गया है? तो पहला है किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में 1972 में। ठीक है, 1972 में। ठीक, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बांदा में, इसकी शुरुआत 1977 से हुई। ठीक है, तीसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है। ठीक है, कतरनिया वन्यजीव विहार बहराइच का है, 1976 में इसकी स्थापना होती है। फिर अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये जो है ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल आ जाता है, इस कौन सा रोग का लक्षण है? तो ये रोग होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो है ये रोग होता है, बच्चों में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा को आवश्यकता पूरा करना, सही है। न्यूक्लियल अम्लों का निर्माण करना, यह भी सही है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मतलब सारे सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब प्रश्न ये है कि देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टो 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। कब आया था? विजयनगर की यात्रा पे आया था। ठीक है, तो पहला हमारा जो है गलत हो गया। दूसरा है, देवराय प्रथम कला एवं संस्कृति का पोषक था, उनके दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। ठीक, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है पूछा है, पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसकी सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं? ठीक है, ये वाला प्रश्न तो कई बार रिपीट में पूछा गया है। भूमध्य सागर के साथ किसकी सीमाएं लगती हैं? तो वो सीमा लगती है स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और क्रोएशिया की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बॉम्बे यूथ लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ठीक, पहला कथन हमारा कहता है कि भूस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा उपकरण होता है जो पृथ्वी के अक्ष पर लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी तल की परिक्रमा करता है। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के आक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह क्षैतिज रेखा जिससे महासागरों की ऊंचाइयों व गहराइयों की माप की जाती है, तो वो क्षैतिज रेखा होती है डेटम रेखा। कौन सी? डेटम रेखा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ठीक है, कौन से कथन सही है पूछा है।
पहला है आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण और ग्रामीण था, बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्रामीण ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा सही हो जाएगा, दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है अस्तोम सदगमय, वाक्य अथर्ववेद से लिया गया है, तीसरा हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश सदस्य तथा मजूमदार नेता एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में खेला गया था। ये तो था हमारा प्रश्न। अब जिसका उद्देश्य था, तो जिसका उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूकैरियोट कौन सा कथन सही है पूछ रही है। तो प्रश्न ये है कि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल इसी प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है सीमेंट के मुख्य घटक है हमारे चूना, बालू, चूना भी है, बालू भी है, एल्यूमिनियम भी है, उसके अलावा आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा मैग्नीज, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज भी है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो मैग्नीज, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मैग्नीज को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक, तो कौन से कथन सही नहीं है, सही है पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला है G20 जो है इसका उपयोग IMF द्वारा संदर्भित सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ साथ दिवाला और लंबी चलनिधि समस्याओं से निपटना है। तो वो हो गई हमारी पहला सही। दूसरा है 2008 में आर्थिक संकट के दौरान विभिन्न देशों की राजनीतिक सामना किए जाने वाले अस्थिर ऋण के मुद्दे से निपटने के लिए इसकी घोषणा की गई। दूसरा हमारा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल पहले सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला हमारा जो है कथन कहता है कि G20 के सदस्य विश्व अर्थव्यवस्था का 85% जो है कितना 85% और वैश्विक व्यापार का 75% प्रतिनिधि करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है G20 का गठन 1995 में हुआ और इसके वर्तमान अध्यक्ष ग्यूसेप कोंटे हैं। दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, तो थोड़ा जान लीजिए कि G20 के सदस्य विश्व अर्थव्यवस्था का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा रखते हैं। कितना? 2/3। G20 का गठन 1999 में हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष
ग्यूसेप कोंटे है। कौन है? ग्यूसेप कोंटे। ठीक। कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन को पहले जन्म के रूप में चुना गया था और जर्मन वित्त मंत्री हंस आइशेल ने उद्घाटन बैठक की मेजबानी की। किसने? हंस आइशेल ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु बम, एटॉमिक बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, पहला है यह नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। बिल्कुल सही है। तो एक ही सही पूछा है, कौन सा सही है? नहीं, सॉरी, जो है होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम के बारे में पूछा है तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक निर्माण करते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस नियम को क्या इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, कौन सा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूगणित जियोडेजी एंड जियोडेटिक्स का उपयोग निम्नलिखित किस में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो भूगणित का उपयोग जो है किया जाता है पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं की सही त्रिविम स्थलीय यानी 3 डायमेंशनल पोजीशन निर्धारित करने में। ऑप्शन हमारा पहला सही है। कौन सा ऑप्शन हमारा पहला सही है? ठीक है, पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध है? तो इसमें संबंध है जो है अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक से। ठीक है, अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक से। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से खनिज दुर्लभ पृथ्वी का हिस्सा है? ठीक है, कौन सा खनिज दुर्बल पृथ्वी तत्व का हिस्सा है यानी रेयर अर्थ एलिमेंट का हिस्सा है? तो इसमें जो है लैथेनम। ठीक है, उसके बाद है टर्बियम, नियोडियम, एस्पर्बियम। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों हमारी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी NCFL को हाल ही में कौन सा शहर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, नाटो के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न है नाटो का। पहला है इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के खिलाफ यूरोप के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। पहला गलत है। दूसरा है इसकी सदस्यता इसके गठन के बाद से स्थिर बनी हुई है। तो दूसरा भी गलत है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा जान लीजिए। नाटो का गठन 1949 में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरे के जवाब में किया गया था। मूल रूप से 12 संस्थापक सदस्य थे लेकिन इसका विस्तार 30 देशों तक हो चुका है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। दोनों गलत है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन सही है। ठीक है, कौन से कथन सही है? पहला है अल नीनो जलवायु तंत्र की एक ऐसी घटना है जो मूल रूप से भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत क्षेत्र में घटती है। बिल्कुल सही है। अल नीनो के दौरान भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाता है। ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। देखिए कुछ बीच बीच जो है मुझसे मिस्टेक हुई है, मतलब शब्द जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ पाया। ठीक है,
तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।